नमस्कार साथियों। आज अपन राष्ट्रीय आय के जो अंग है, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, उनमें से यानी कि सी प्लस आई का अध्ययन पहले कर चुके थे। सी का मतलब व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय है और आई का मतलब सकल घरेलू पूंजी निर्माण है। इनका अध्ययन अपन कर चुके हैं। वैसे इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के माध्यम से भी दर्शाते हैं, जिनमें से सी और आई का अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन जी को लेते हैं। जी क्या है? यानी कि जी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अर्थात सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। जी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। अब देखिए, सरकारी जो अंतिम उपभोग व्यय है उसके दो भाग होते हैं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के दो भाग होते हैं, सरकारी घरेलू व्यय और सरकारी विदेशी व्यय। सरकारी घरेलू व्यय का मतलब अपने खुद के देश में जितना पैसा खर्च किया जाता है उसको सरकारी घरेलू व्यय होता है, कहा जाता है। और सरकारी विदेशी व्यय यानी कि विदेशों में जो पैसा खर्च लगाया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, उसको सरकारी विदेशी व्यय के। अब देखिए, सरकारी घरेलू व्यय में यानी कि अपने दो सरकार होती है यहाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन सरकारी घरेलू व्यय को दो भागों में बांटा है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय और राज्य व स्थानीय सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय। केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय, उसके भी दो भाग होते हैं, रक्षा पर व्यय और प्रशासनिक तथा अन्य व्यय। ऐसे ही राज्य व स्थानीय सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला व्यय, उसके भी दो भाग होते हैं, पुलिस प्रशासन पर किया जाने वाला व्यय और अन्य व्यय। इस प्रकार से ये था सरकारी घरेलू व्यय। और सरकारी विदेशी व्यय है, उस सरकारी जो विदेशी व्यय है वो क्या है कि सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं कि विदेशों से रक्षा उपकरणों की खरीद, यानी कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो विदेशों से रक्षा उपकरण खरीदे जाते हैं उन पर जो व्यय किया जाता है वो सरकारी विदेशी व्यय में शामिल होता है। दूसरा क्या है इसमें, यानी कि विदेशों में जो स्थापित दूतावास हैं, यानी कि जितने भी विदेशों में स्थापित दूतावास हैं वहाँ पर किया जाने वाला जो व्यय है वो भी सरकारी विदेशी व्यय में शामिल होता है। तीसरा है विदेशों में सैनिक अड्डों पर के, विदेशों में जो सैनिक अड्डे स्थापित हैं, विदेशों में जो सैनिक अड्डे स्थापित हैं उन पे किया जाने वाला जो व्यय है वो भी सरकारी विदेशी व्यय में शामिल होता है। चौथा है इसमें विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों पर किया जाने वाला व्यय, यानी कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री अगर विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उसके उनके साथ जो शिष्टमंडल जाता है, आईएएस लॉबी है, आईएएस की जो टीम है और भी अन्य व्यक्ति उनके जो साथ जाते हैं उन पर जो खर्चा किया जाता है वो प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि मंडल जाता है उस पर जो किया जाने वाला जो व्यय है वो सरकारी विदेशी व्यय में शामिल होता है। ये था आपका जी, यानी कि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके दो भाग होते हैं, सरकारी घरेलू व्यय और सरकारी विदेशी व्यय। अब आप आइए एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट, यानी कि विशुद्ध निर्यात, जिसको विशुद्ध निर्यात कहते हैं, यानी कि निर्यात और आयात का जो अंतर है वो विशुद्ध निर्यात कहलाता है। विदेशों से प्राप्त पूंजी का विशुद्ध अंतर प्रभावी के नाम से भी जान कहते हैं इसको। विदेशों से प्राप्त पूंजी का विशुद्ध अंतर प्रभावी होता है। इस प्रकार से ये चार जो कंपोनेंट्स है नेशनल इनकम के, और ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी इन चारों कंपोनेंट्स का जो योग करेंगे तो आएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगी। ये था, यानी कि अपन ने जो अध्ययन किया है ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस का है। अब अपन लेते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी की फुल फॉर्म होगी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब देखिए, आप जीएनपी की पहले अपन परिभाषा देखते हैं। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पत्ति जीएनपी के नाम से जाना जाता है। अर्थात सभी प्रकार के अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को उनके बाजार मूल्यों से
गुणा करके सभी के बाजार मूल्य का जोड़ ही सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति कहलाती है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहलाती है। और यह अवधारणा किसी देश की वार्षिक उत्पादन क्षमता की द्योतक है। यह अवधारणा कौन सी? जीएनपी। जीएनपी वाली जो अवधारणा है, यह अवधारणा किसी देश की वार्षिक उत्पादन क्षमता की द्योतक है और वस्तु प्रवाह को व्यक्त करती है। और वस्तु प्रभाव को व्यक्त करती है। अतः सकल घरेलू जो उत्पत्ति है जीएनपी में केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों को ही जोड़ा जाता है। अर्धनिर्मित अथवा मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता है। अब अपन देखते हैं जीएनपी की विशेषताओं को देखते हैं, अर्थात जीएनपी में क्या घटाते हैं, क्या जोड़ते हैं, इन चीज़ का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन यानी कि जीएनपी में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश। जीएनपी में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश। जीएनपी में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही मूल्य जोड़ा जाता है। गैर आर्थिक क्रियाओं का मूल्य शामिल नहीं करते हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जैसे घर पे माँ की सेवाएं हैं, घर पे पत्नी की सेवाएं हैं, किचन गार्डन में उगाएगी बोएगी जो सब्जियां हैं, वो उनकी सब्जियां, उनका मूल्य है। इनको क्या है कि जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। जो स्वयं के उपभोग के लिए जो अपन उगाते हैं या बोते हैं, जैसे सब्जी है, खुद के घर पे लगा लेते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके उनमें सब्जी बो लेते हैं, तो ये जिनका जो बाज़ार में यानी कि क्रय विक्रय के लिए अपन नहीं लेके जाते हैं, ये जीएनपी में शामिल नहीं होती है। दूसरा है इसमें कि जीएनपी में सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों को ही शामिल करते हैं। मध्यवर्ती अथवा अर्धनिर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जोड़ा नहीं जाता है। जैसे जैसे ब्रेड है, ब्रेड अंतिम उत्पाद है, लेकिन ब्रेड का के उत्पादन में प्रयुक्त आटा, गेहूं, आटा और खाद आदि की कीमत जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। अंतिम जो उत्पाद ब्रेड है उसका मूल्य ही जीएनपी में शामिल करते हैं। दूसरा क्या है इसमें? अगला, केवल वर्ष के दौरान, वर्ष विशेष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को ही जीएनपी में शामिल करते हैं। संदर्भ वर्ष के अतिरिक्त वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य इस वर्ष की जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। अगला है कि वैधानिक आय को ही जीएनपी में शामिल करते हैं, गैर कानूनी आय को जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। जैसे गैर कानूनी आय, ब्लैक मार्केटिंग से कमाई गई आय है, तस्करी, चोरी, डकैती आदि से जो प्राप्त की हुई आय है, काली जो मुद्रा है, काली जो आय है, उसको जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। अगला है आकस्मिक लाभ, लॉटरी से आय। आकस्मिक लाभ का मतलब लॉटरी से आय को भी राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। अगला जो है वो है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? हस्तांतरण भुगतान, यानी कि हस्तांतरण भुगतान व्यक्ति को फ्री में प्राप्त होते हैं, उसके लिए कोई उत्पादन प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाती है। तो हस्तांतरण जो भुगतान है वो भी जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। हस्तांतरण भुगतान ये केवल व्यक्तिगत आय में शामिल करते हैं। हस्तांतरण भुगतान जैसे आप लोगों को जो सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो जीएनपी में ये ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। और ऐसे ही वृद्धावस्था जो पेंशन वृद्धावस्था पेंशन है वो भी जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। अगला है पुराने सामान के विक्रय से प्राप्त आय को भी जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं, यानी कि पिछले वर्ष का जो सामान है उसको इस वर्ष में अगर बेचा जा रहा है तो उसको जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। ऐसे ही शेयर व ऋण पत्रों के विक्रय से प्राप्त आय को जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। शेयर व ऋण पत्रों के विक्रय से प्राप्त आय को भी जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। ये इस प्रकार से ये जीएनपी का अपन ने अध्ययन किया है। इसमें क्या क्या इसकी विशेषता होती है या क्या इसमें अपन जोड़ते हैं, इस चीज़ का अपन ने अध्ययन किया है। और अब अपन लेते हैं बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की जो अवधारणा है उसमें अपन जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस सकल घरेलू उत्पाद यानी कि बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अगर जोड़ते हैं तो हमें बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति प्राप्त होती है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआई के नाम से जानते हैं इसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एनएफआई कहते हैं इसको। तो इस प्रकार अपन जीएनपी निकालते हैं। और एनएफआई, एनएफआई क्या होता है, यानी कि एनएफआई ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो किसके बराबर होती है, देश के साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय में से घटाएंगे विदेशी साधन द्वारा देश में अर्जित आय, इन दोनों का जो अंतर होगा वो एनएफआई होता है। अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जोड़ते हैं तो हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होती है।